ये है बच्चों हमारा क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट से बच्चों कुछ हटके सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सारे के सारे सवाल अच्छे से आंसर टिक कर लीजिएगा। आपको इससे बेहतरीन सवाल कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला और इससे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आप सभी बच्चे इन सवाल को अच्छे से कर लीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला बच्चों आपको तो बता दूं कि एक अपठित बोध मिलेगा, यानी कि आपको गद्यांश या फिर पद्यांश दिया जाएगा। उसमें से आपको कुछ सवालों का जवाब दें, जिसमें देखिए ये विज्ञान की प्रगति से बताया हुआ है कि विज्ञान की प्रगति से क्या हुई, आधुनिक सुख साधनों में क्या पर्याप्त वृद्धि हुई। सीधा बात है, विज्ञान का इस्तेमाल करें हमने क्या किया, आज हमने जो भी हम लोग डेवलप है वो ड्यू टू क्या है, साइंस के कारण ही, साइंस की टेक्नोलॉजी के कारण ही। यही पर पहला सवाल हमसे देखिए पूछा हुआ है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो सीधा बात है आधुनिक सुख साधनों में, यह भी हमने जस्ट पढ़ा। फिर अगला सवाल है हमारा कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। देखिए सीधा बात है, क्योंकि विज्ञान की भले ही आज प्रगति हो रही है लेकिन इससे हमारा स्वास्थ्य क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें गिरावट आ रहा है और साथ ही साथ देखिए मानव का जो बुद्धि था वो सिकुड़ के रह गया, कुंठित मतलब एक जगह रह गया, वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं कर, क्योंकि आजकल हम लोग इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ, देखिए बताइए कि उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, क्योंकि ये पूरी डिपेंड किस पे है, साइंस पे है। तो वैज्ञानिक प्रगति एवं अध्यात्मकवाद नहीं हो जाएगा ऑप्शन, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका। अगला सवाल हमारा, विज्ञान जनित बुराइयों में से मुक्ति कैसे मिल सकती है। सीधा बात है कि विज्ञान से हम लोग मुक्ति, विज्ञान जितने बुराई है उससे मुक्ति, तो हम लोग सीधा बात है जो भी भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनमें क्या कर रह सकते हैं, उनमें उन्नति करके दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, आपको एक पद्यांश पूछा हुआ है और पद्यांश से कुछ आपको सवाल दिए गए, ये आपको जवाब देने इन सवालों के जवाब। जिसमें पहला पूछा हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि किससे संबोधित कर रहा है। तो देखिए ये आपको बोला होगा, देखिए कवि किससे बता रहे हैं, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए सवाल दिया हुआ है तो कवि किससे बता रहा है, मुसाफिर को। देखिए पूरा लिखा, ओ मुसाफिर, देखिए लिखा हुआ है पथ पर चलना तुझे तू मुसाफिर, चल मुसाफिर ओ मुसाफिर क्या जिसे जो कुसूली पथ के दगा दे। तो बताइए किस पे बताया जा रहा है, मुसाफिर पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला बोला हमें कि कवि संघर्ष का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है। तो देखिए सीधा बात है, कभी किसी भी जिस पॉइंट अकॉर्डिंग हम बताना है तो कवि संघर्षों का सामना करने क्या रास्ता बता रहा है, वो बता रहा है कि सीधा बात है संघर्षों का जो भी होना चाहिए हमें मुस्कुराकर क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ये नॉर्मल बात है। अगला हमसे पूछा हुआ एक आपको क्या लगाना है, शीर्षक लगाना है पद्यांश के लिए। तो बताइए आप क्या शीर्षक लगाइएगा। तो सीधा बात है बच्चों कि हम लोग क्या लिखेंगे, मुसाफिर पे डिपेंड है, ना ही स्वर का बात है, ना ही सुबह से कुछ है, ऐसा नहीं डिपेंड होगा। फिर मुसाफिर, मुसाफिर मतलब होता है बच्चों क्या, राहगीर हो सकता है, कह सकते हैं। इसका पर्यायवाची आपको बताना क्या हो जाएगा, पंथी, पंथी मतलब भी मुसाफिर होता है पर्यायवाची शब्द में। अगला सवाल है बच्चों हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि विज्ञान क्या है, वरदान अथवा अभिशाप। विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का विनय, देखिए आपने बचपन में क्लास 10 पे आके एग्जाम में एक आया होगा ये सवाल कि विज्ञान वरदान एवं अभिशाप पे क्या लिखे निबंध, ये किस प्रकार की शैली होती है, वर्णात्मक होती है, विचारात्मक होती है, भावात्मक होती है या फिर व्याख्यात्मक होती है, किस प्रकार की शैली हम लिखते हैं। तो ये हमारे विचार से लिखा जाता है कि विज्ञान क्या है, एक वरदान या तो विचारात्मक, इसका नहीं हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में 10th हमसे पूछा हुआ देखिए कि निम्न लेखन के माध्यम में, ठीक है, माध्यम से निम्न लेखन के किस गुण को परखा जाता है। सीधा बात है कि निम्न लेखन किस हम लोग गुण को परखते हैं। तो याद रख लीजिएगा हमेशा हमारा ज्ञान और अनुभव को हम लोग क्या करते हैं, निम्न लेखन के माध्यम से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या कार्यालय, देखिए कार्यालय जो भी पत्र उत्तर लिखते हैं हम लोग उसकी क्या विशेषता होती है, सीधा बात पूछा है तो हम लोग उसे शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। शॉर्ट मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो गया। अगला हमारी रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप, देखिए जो भी रिपोर्ट में जानकारी देते हैं उसका जो रूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। सीधा बात है कि वो इमेजेस पर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आपने जो देखा वो सब लिखिए अपने साथ काल्पनिक करके। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा किसी बैठक के लिए, ठीक है, प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या, किसी बैठक के लिए आपको सूची बनाना, क्रमबद्ध सूची वो क्या कहलाती है हम ये बताना। तो हम लोग जानते हैं क्या ये कार्य सूची नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रत्येक संवाद के बजाय, ठीक है, किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। तो ये पूरा समाज के पूरे वर्ग से बोला हो, जब भी पूरे वर्ग बोले याद रखिएगा जनसंचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन 15 में पूछा हुआ है समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करने अथवा पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है। किसी बोला है कि आपको अशुद्धि को दूर करना है, तो दूर करना है मतलब क्या कहलाएगा, ये संपादन का काम होता है कि नहीं होता किसका, ठीक है, तो एडिटर का जो काम रहेगा। अगला सवाल हमारा बच्चों
क्वेश्चन नंबर 16 बोला हुआ हमसे कि सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, वो पत्रकारिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा 17 नंबर की जनसंचार का बताइए। जनसंचार मतलब सीधा कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस जरिया क्या हमारा आज का इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा। फिर समाचार पत्र किस शैली में लिखा होता है, यहाँ पे किस लिखी जाती है, तो हम लोग जानते हैं किस शैली में लिखा होता है, वो उल्टा पिरामिड शेप में क्या होता है, लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए आपको पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछे गए और पाठ्य पुस्तक से सवालों का आपको जवाब देना है, जिसमें देखिए आपको एक कविता दिया हुआ है और इसके कविता का नाम और कवि आपको पूछा कवि कौन। तो देखिए इस कवि का पूछा हुआ पहला नंबर सवाल हमारा कि प्रस्तुत पंक्ति कवि कौन है। तो हम लोग जानते हैं इसके कवि कौन है, वो कौन है, सूरदास ने क्या लिखा है, ये कभी लिखा कि नहीं, अब ये पदांश लिखा कि नहीं लिखा। फिर गोपिया के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय, तो बताइए आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे गोपिया को कौन प्रिय है, तो सीधा बात है सबसे प्रिय कौन है, मुरली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा नंद लाला ही नाना भांति नस्वाती में कौन सा अलंकार, देखिए बार बार नौ रिपीट हो रहा है, नर वर्ड देखिए न शब्द क्या रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए फिर से आपको दिया होगा अरे इन दोहिन रहा ना पाई में दुहन से देखिए ये तो दुहन वर्ड से मतलब कबीर का क्या आशय बताया हुआ है, तो हमें ये बताना, तो कबीर का क्या इससे आशय है कि हिंदू और मुसलमान यहाँ पर ये बताया जाए दोहिन वर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारे झरी झरी झीनी बूंद है प्रतिमानों में, झरी झरी में देखिए झरी झरी, फिर से देखिए दो वर्ड यहाँ रूपक यहाँ जैसा जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाए, देखिए एक ही वर्ड दोनों कोई अलग वर्ड यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, वो पुनरावृत्ति अलंकार हो जाए, पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला हमारा पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया, देखिए कौन सा कविता का वर्णन किया, किस प्रकार वर्णन किया, ये हमें बताना। तो किस प्रकार वर्णन किया, वो किया आपका ऋतुओं को वर्णन किया है। फिर संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है, संध्या की कविता किससे तुलना की, हम लोग जानते हैं किससे तुलना की, ये की गई आपके बगुलों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखों में कवि के अनुसार क्या था, तो बताइए क्या था उसकी आंखों में, लोग जानते हैं उसकी आंखों कवि के अनुसार पत्नी का कवि के अनुसार क्या है, तो वो हाथ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर महादेवी वर्मा आधुनिक काल के किस बात से संबंधित, तो कौन से काल है, वो किस प्रकार लेखिका में, ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों किस, वो क्या है, छायावादी कवि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। देखिए फिर आपको एक क्या दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है, और गद्यांश आपको एक बुक का पार्ट दिया हुआ, बोला हुआ इसके लेखक क्या है, पाठ का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो इस जो इसको लिखा हुआ है ये कौन सा ये पद्यांश से लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है, अगला सवाल हमारा 29 नंबर कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो आगे क्यों बढ़ गए, हमें ये बताएं, सीधा सीधी बात है। तो देखिए हम लोग क्योंकि वे काम करते हुए कि आगे की उन्नति के विषय में यानी काम भी कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गए, डेवलप हो गए हैं। अगला हमारा प्रस्तुत पंक्ति किस पार्ट से लिखी, बताइए कौन सा पार्ट है, इसका चैप्टर का नाम क्या है बताना है। तो जानते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकता है, ये इसका चैप्टर है ये हमारा। अगला सवाल हमारा ईदगाह, बताइए ईदगाह में पूरा चैप्टर किसका घुमा है, हामिद का, हामिद और उसकी दादी का आगे नहीं घुमा है। फिर दोपहर का भोजन किसकी रचना है, तो हम लोग जानते हैं किसकी रचना है, वो अमरकांत की रचना है। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खाना बदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना उजागर किया, तो किसकी किया था, जो श्रमिक वर्ग उसकी जो भी विडंबना उसको क्या कहते उजागर किया था। फिर ज्योतिबाई जो फूले थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, हम लोग जानते हैं क्या नाम था उनका, वो था सावित्रीबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्यापक संवेदन की रेखांकित किया गया है, तो किसका व्यक्त किया गया है, वो हम लोग जानते हैं दिव्यांग के प्रति क्या गया है, संवेदनशीलता व्यक्त किया गया। ठीक है, फिर हरिशंकर प्रसिद्ध डैश लेते वो किस प्रकार कवि थे, हमें ये बताना है। तो किस प्रकार कवि थे, वो हास्य व्यंग कवि थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। फिर 37 नंबर है कि प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संगीत में सारा का सारा जो कौन सा कहानी पुस्तक लिखा हुआ है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है वो है मानसरोवर पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला हमारा आवारा मसीहा उपन्यासकार किस साहित्यकार के जीवन पर, तो आवारा मसीहा किसका उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ वो शरद चंद्र के जीवन के आधार पर लिखा हुआ है। फिर टॉर्च बेचने वाले किस साल की रचना, सीधा बात है, तो टॉर्च बेचने किसी है वो व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 40 हमारा अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबाई ने क्या उपाय किए थे, तो क्या उपाय किए थे ताकि जो भी अस्पृश्य बच्चे या फिर महिला है उनके बच्चों क्या उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था हमारा आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव टॉप 40 क्वेश्चन जितना मैं को करवा रहा हूँ सारा का सारा करते चलिएगा। एक भी एक्स्ट्रा सवाल आपको कहीं भी बुक से पढ़ने अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल से बस इतना वीडियो आप इतना एमसीक्यू याद कर लीजिए, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 40 में 40 आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नहीं आया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।